तो साउंड वेव में हम लोग जो इम्पोर्टेंट बातें सीखे, तो डिस्प्लेसमेंट वेव मान के अगर साउंड वेव को एक्सप्लेन करते हैं तो इसका इक्वेशन लेते हैं S इक्वल टू एस नॉट साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स। और अगर हम लोग प्रेशर वेव माने तो दोनों के बीच में फेज डिफरेंस π/2 का होता है। तो कुछ नहीं करना है, इसमें π/2 जोड़ देना है, प्रेशर वेव आ जाए। इस बात को याद रखना है कि डिस्प्लेसमेंट वेव और प्रेशर वेव में फेज डिफरेंस π/2 का है, प्लस π/2 यहाँ कर। अब साइन 90 प्लस थीटा को बोल देते हैं प्लस कॉस थीटा। इसको लिख सकते हैं कॉस ओमेगा टी माइनस के एक्स, ऐसा भी लिख सकते हैं। अब ये जो है मैक्सिमम वैल्यू ऑफ प्रेशर, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ डिस्प्लेसमेंट, जो हवा का पार्टिकल ऑसिलेट कर रहा था, तो मैक्सिमम एस नॉट तक जाएगा राइट साइड या लेफ्ट साइड, ये मीन पोजीशन का आता है एस बराबर 0। उसी तरह से फेज डिफरेंस 90 डिग्री का मतलब वहां जहाँ डिस्प्लेसमेंट 0 होगा वहां प्रेशर मैक्सिमम होगा। ये मीन पोजीशन है, यहाँ मैक्सिमम प्रेशर होगा, मतलब P नॉट होगा। और जहां पे डिस्प्लेसमेंट आपका मैक्सिमम हो रहा है वहां पे मिनिमम प्रेशर होगा, मतलब 0 हो गया मिनिमम। और यहाँ पे भी मिनिमम प्रेशर, मतलब 0 हो जाएगा मिनिमम प्रेशर, ऐसा हो जाएगा। तो फेज डिफरेंस 90 डिग्री। ये दो बातें आपने सीखी, इसी को याद रखना है अपने। नेक्स्ट हमने सीखा कि भाई कैसे ये फॉर्मूला दिया हुआ है, ये मान लेते हैं अपने से, तो प्रेशर वेव कैसे डिराइव किए, तो माइनस बी इंटू डेल एस बाई डेल एक्स। इसको डिफरेंशिएट कर देते हैं और रख देते हैं तो ये आ जाता है। तीसरा हम लोगों ने पढ़ा कि प्रेशर एम्पलीट्यूड इक्वल टू बी इंटू के इंटू एस नॉट बकस। डिस्प्लेसमेंट एम्पलीट्यूड है एस नॉट, एस नॉट को क्या बोलते हैं, डिस्प्लेसमेंट एम्पलीट्यूड। और पी नॉट को क्या बोलते हैं, प्रेशर एम्पलीट्यूड। पी नॉट को क्या बोलते हैं, प्रेशर एम्पलीट्यूड। तो आपके काम का बस इतना ही चीज है, इसको ब्रेन में रखना है। अब आपको एग्जाम में पूछेगा डेरिवेशन तो कीजिएगा इसमें से प्रेशर निकालने वाला सब जो देखे हम लोग। पहले प्रेशर और बल्क मॉडुलस में ये रिलेशन निकाले थे, तब डिस्प्लेसमेंट वेव मान के डिफरेंशिएट करके इसमें डाले, तब प्रेशर वेव का ये वाला इक्वेशन आया था। तो वो डेरिवेशन पूछेगा तो कीजिएगा, नहीं पूछेगा तो करने की जरूरत नहीं है। और स्कूल में पूछता नहीं है डेरिवेशन, ये सब चीज जो बताए। तो ये फॉर्मूला आपको याद रखना है, ये काम का चीज है कि भाई साउंड वेव का इक्वेशन ऐसा हम लोग मान सकते हैं, चाहे ऐसा भी मान सकते हैं। और दोनों में रिलेशन ऐसा होता है, कभी डिस्प्लेसमेंट वेव एग्जाम में दे देगा और प्रेशर वेव पूछ देगा, तो आपको इसी तरह से डिफरेंशिएट करके निकालना पड़ेगा। बी को बल्क मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी बोलते हैं, बी को। गैस में बल्क मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी होता है, बल्क मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, तो वो आपको याद रखना है ना, साउंड वेव के बारे में। अब जब इतनी बात आप समझ गए, तो अब हम लोग वेलोसिटी ऑफ साउंड वेव कैलकुलेट करने की स्थिति में है। तो चलिए कैलकुलेट करते हैं वेलोसिटी ऑफ साउंड। जरा जल्दी से नोट कीजिए इसको। ये निचोड़ है, इतनी सी बात आपको याद रखनी है। अब वेलोसिटी ऑफ साउंड वेव हम लोग कैलकुलेट करते हैं। वेलोसिटी ऑफ साउंड वेव कैलकुलेट करेंगे, जो कि आपको एग्जाम में श्योर शॉर्ट पूछे। तो कैसे कैलकुलेट करते हैं उसके लिए भी आपको यह ध्यान, ये सब चीज जो अभी यूज किए थे वो याद रखना। तो वेलोसिटी ऑफ साउंड वेव इन गैस या एयर, तो इसके लिए क्या करते हैं हम लोग, एक जो है हम लोग एयर का ये सिलेंडर, इमेजिनरी सिलेंडर कंसीडर कर ली, और इसके बीच में एमएन लेयर के बीच में जो एयर फंसा हुआ, इसी पे विचार करें। कहीं यहाँ ओरिजिन मान लिया आपने, तो इसको पोजीशन 0 पोजीशन बोलते हैं, और इस पॉइंट को एक्स पोजीशन बोलते हैं, मतलब ये वाला पोजीशन एक्स होगी। और ये एक्स प्लस डेल्टा एक्स पोजीशन पे विचार कर रहे हैं, तो ये हो गया एक्स प्लस डेल्टा एक्स, ऐसा। अब इसका जो है एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन हम लोग यहाँ पे ए लिखते हैं।
ये लॉन्गिट्यूडनल वेव है, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट को एस लिखते हैं इसलिए एस नहीं लिख सकते एरिया ऑफ क्रॉस। ये जो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है, इस एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन को ए लिखे। अब मान लीजिए कि यहाँ पे एक्सेस प्रेशर जो आपने पैदा किया है, जिससे वेव ट्रेवल करना शुरू करेगा, एक्स पोजीशन पे पी है एक्सेस प्रेशर, तो इनटू एरिया से मल्टीप्लाई कर देंगे तो फोर्स यहाँ F1 लग रहा है, प्रेशर फोर्स। यहाँ पे मान लेते हैं कि प्रेशर कुछ उससे अलग है, थोड़ा अलग है, थोड़ा डिस्टेंस पे है, तो P प्लस डेल्टा P इंटू एरिया से मल्टीप्लाई कर दीजिए, फोर्स F2 हो जाएगा। अब इसके अंदर में जो एयर का पार्टिकल या गैस का पार्टिकल, जिसका डेंसिटी रो है मान लीजिए, और मास इसका जो है m होगा, तो ये दूरी कितना हो गया डेल्टा एक्स, इसमें से ये घटा दिए तो डेल्टा एक्स मिलेगा। तो मास को क्या लिखिएगा, एरिया इंटू लेंथ हो गया ये डेल्टा एक्स, वॉल्यूम इंटू डेंसिटी मास हो जाएगा। तो हम लोग कुछ नहीं करना है, न्यूटन लॉ लगा देना, नेट फोर्स इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन। तो न्यूटन सेकंड लॉ लगा देना है, न्यूटन सेकंड लॉ, नेट फोर्स इक्वल टू मास ऑफ एयर पार्टिकल इंटू एक्सेलरेशन ऑफ एयर पार्टिकल। तो नेट फोर्स आपको दिख रहा है F1 माइनस F2, F1 माइनस F2 इक्वल टू एम ए, एम यहाँ लिखा हुआ है। अब ए क्या है सो देखिए, यही वाला लगा देंगे बस आंसर आ जाएगा। एपी क्या है, एक्सेलरेशन ऑफ द ऑसिलेटिंग एयर पार्टिकल्स। तो उसके लिए हम लोग को पहले एस लिखना पड़ेगा, डिस्प्लेसमेंट ऑसिलेटिंग एयर पार्टिकल का पोजीशन एक्स टाइम टी, ये इक्वेशन लिखना पड़ेगा ओमेगा टी माइनस के एक्स। अब इसको एक बार डिफरेंशिएट करेंगे टाइम के रेस्पेक्ट में, तो वेव पार्टिकल वेलोसिटी मिलेगा, इसको बोलते हैं वेव पार्टिकल वेलोसिटी। इसको डिफरेंशिएट कर दिए तो क्या मिला वहां से, एस नॉट इंटू ओमेगा इंटू कॉस ओमेगा टी माइनस के एक्स। ये बहुत बार आप डिफरेंशिएट कर चुके हैं, साइन का कॉस, अंदर वाले का ओमेगा टी का ओमेगा आएगा और के एक्स का 0। अब वेलोसिटी को एक बार डिफरेंशिएट और करेंगे तो एक्सेलरेशन मिलता है, जिसको डेल टू एस बाई डेल टी स्क्वायर, काली रूप खप्पर वाली रूप, या डेल यूपी बाई डेल टी भी बोलते हैं, इसी को बोलते हैं एक्सेलरेशन ऑफ द पार्टिकल। तो इसको एक बार और डिफरेंशिएट करना पड़ेगा, तो वहां से फिर ओमेगा एक बार हो जाएगा, माइनस ओमेगा स्क्वायर एस नॉट, कॉस का माइनस साइन हो गया ओमेगा टी माइनस के। ये एक्सेलरेशन अलग से आपके लिए निकाल के हम छोड़ दिए, मास भी निकाल के लिख दिए। अब नेट फोर्स खाली यहां से आपको लिखना है F1 माइनस F2। जैसे ही सब चीज डालिएगा आंसर आ जाएगा, जल्दी से नोट कीजिए फटाफट। ये एयर का पार्टिकल है एक्स पोजिशन पे, और ये एक्स प्लस डेल्टा एक्स पोजिशन, यहाँ पे प्रेशर P माना है, यहाँ पे प्रेशर P प्लस डेल्टा। अब नेट फोर्स इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन लगा दी, तो इक्वेशन आ जाए। तो अब वैल्यूज डालना है, इसमें डालना है वैल्यूज F1 माइनस F2। तो चलिए वैल्यूज डाल देते हैं यहाँ, तब मिटा देंगे, पहले देख के लिख लेते। नेट फोर्स क्या हो गया F1 माइनस F2, इधर का प्रेशर फोर्स माइनस उधर का प्रेशर, F1 माइनस F2 इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन ऑफ पार्टिकल। F1 को बोले P इंटू ए, F2 को बोले उधर से P प्लस डेल्टा P इंटू ए, और मास को बोले इधर से A डेल्टा एक्स इंटू रो, इंटू एक्सेलरेशन को बोले माइनस ओमेगा नॉट स्क्वायर, वो बाद में डाल देंगे एक्सेलरेशन, अभी ऐसे रहने देते हैं। यहाँ से पी ए पापा कट जाएगा, तो बचेगा माइनस डेल्टा पी इंटू ए भी कट गया, ए भी कट जाएगा। उस डेल्टा एक्स को नीचे ले आते हैं इधर, और ए को भी नीचे ले आई, उधर बच गया रो इंटू ए पी, तो ये ए कट गया, तो एपी बच गया आपका माइनस 1 बाई रो इंटू डेल्टा पी बाई डेल्टा एक्स। ये आ गया एक्सेलरेशन का फॉर्मूला। बस एक्सेलरेशन यहाँ निकाले हुए डालेंगे कि आंसर आने वाला है। तो यहां तक आप लिख चुके थे, इसको हम मिटा देते हैं, और हमारे काम का ये एक्सेलरेशन वाला है, उसमें डालना भी, इसको रहने देते हैं, नहीं मिटाएंगे।
और अब ये डेल्टा पी बाय डेल्टा एक्स को हम लोग बोलते हैं फॉर स्मॉल चेंज के लिए, और स्मॉल चेंज के लिए हम लोग डेल्टा पी बाय डेल्टा एक्स को बोल देते हैं डेल पी बाय डेल एक्स, डेल पी बाय डेल एक्स। तो एक्सलेशन ऑफ वेव पार्टिकल हो गया -1/ρ इंटू डेल पी बाय डेल एक्स, ऐसा। अब प्रेशर का इक्वेशन हमारा क्या था, डिस्प्लेसमेंट का साइन में लिए थे, तो प्रेशर का कॉस मिलेंगे पी नॉट कॉस ओमेगा टी माइनस के एक्स, बता चुके हैं आपको। अब इसको एक बार डिफरेंशिएट करके स्लोप निकाल लेंगे, तो कॉस का डिफरेंशिएशन माइनस साइन, तो माइनस आएगा, और अंदर वाले में एक्स के रिस्पेक्ट में करना है तो माइनस के आएगा, तो माइनस माइनस प्लस हो जाए, तो साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स। मतलब क्या किया, पहले पी नॉट लिख दिया, फिर कॉस का लिख दिया माइनस साइन दिस, और फिर अंदर वाले में ये वाले का जीरो, उसका माइनस के, तो माइनस के मिलके प्लस। तो ये दोनों वैल्यू, ये अब आपके पास क्या है, डेल पी बाय डेल एक्स भी है, और क्या है, एक्सलेशन भी, एपी भी है ये वाला। ये दोनों वैल्यू पुट कर देना है इसमें, बस सॉल्व हो जाएगा। पुट एपी एंड डेल पी बाय डेल एक्स, ये दोनों पुट कर देते हैं। एपी यहां से देख के पुट कीजिए, माइनस ओमेगा नॉट ओमेगा स्क्वायर एस नॉट साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स, और ये हो गया -1/ρ, और डेल पी बाय डेल एक्स यहां से देख के पुट कीजिए, पी नॉट के, सब कट कट आ जाएगा इसमें। अब देखिए ये पूरा लंबा जो साइन था, साइन से कट गया, है ना, लंबा था वो कट गया। तो अब क्या बचा आपका, पी नॉट का भी वैल्यू पुट कर दीजिए, माइनस माइनस भी कट गया, तो उधर बचा ओमेगा नॉट ओमेगा स्क्वायर एस नॉट इक्वल टू 1/ρ। अब पी नॉट को क्या बोले थे, बकस बी के एस नॉट, ये भी डाल दीजिए आप पी नॉट के बदले, और कटेगा, बी के एस नॉट, पेशेंस रखेगा थोड़ा 2 मिनट। अब यहाँ से के एक और है, बस कैंसिल हो गया, ये आने वाला है 11th में क्वेश्चन आ गया, ये देखो, ये हो गया 20 ओमेगा स्क्वायर बाय के स्क्वायर, ये के स्क्वायर उधर चला गया, इक्वल टू 1/ρ इंटू बी, मतलब बी बाय रो हो गया। अब तुम ये जानता है ओमेगा बाय के क्या होता है, बताए थे केवी में ओमेगा, केंद्रीय विद्यालय में ओमेगा, केवी इक्वल टू ओमेगा, केवी इक्वल टू ओमेगा बताए थे, केवी इक्वल टू ओमेगा फॉर्मूला याद करवाए थे तुमको। तो ओमेगा बाय के को क्या बोलेगा, वी, और उसके स्क्वायर को क्या बोलेगा, वी स्क्वायर, तो वी स्क्वायर आ गया बी बाय रो, तो वी हो गया रूट बी बाय रो, तो वेलोसिटी ऑफ साउंड निकल गया। जल्दी नोट करो इसको जल्दी से, यही है वेलोसिटी ऑफ साउंड का स्क्वायर है। तो नेट फोर्स इक्वल टू एम ए था, एस मान लेते हैं इक्वेशन एस इक्वल टू एस नॉट साइन ओमेगा टी, और उसको 2 बार डिफरेंशिएट करते हैं तो एक्सलेशन निकल जाता है। प्रेशर मान लेते हैं पी इक्वल टू पी नॉट साइन ओमेगा कॉस ओमेगा टी, इसमें से स्लोप निकाल देते हैं, डेल पी बाय डेल एक्स निकल जाता है, दोनों डाल दिए तो सॉल्व। नेट फोर्स इक्वल टू एम ए किए तो ऐसा बन गया, इसी को डीपी बाय डेल पी बाय डेल एक्स बोल देते हैं। प्रेशर का इक्वेशन लेके डिफरेंशिएट कर सकते हैं हम लोग, तो कर लेंगे, एक्स के रेस्पेक्ट में निकाल लेंगे, और ये तो पहले ही निकाल लिए थे, डिस्प्लेसमेंट को 2 बार डिफरेंशिएट कर। इसको रहने दें कि लिख लिया, फाइनली जो है हम लोग को आ गया v इक्वल टू बोलते थे ओमेगा बाय के, तो v स्क्वायर इक्वल टू बी बाय रो, तो v इक्वल टू रूट बी बाय रो। तो यही फॉर्मूला होता है साउंड के वेलोसिटी का एयर में। अब इलास्टिसिटी में पढ़ाए थे
ये वेलोसिटी ऑफ साउंड हो गया। अब इलास्टिसिटी में पढ़ाए थे कि आइसोथर्मल प्रोसेस में बल्क मॉडुलस प्रेशर के बराबर होता है। तो न्यूटन्स लॉ या न्यूटन्स फॉर्मूला बोलेंगे। साउंड के वेव का फॉर्मूला जो है, साउंड वेव का फॉर्मूला न्यूटन साहब ने दिया था, ये मान के कि भाई जब डिस्टरबेंस पैदा करते हैं तो मीडियम का टेम्परेचर नहीं चेंज होता। तो आइसोथर्मल कंडीशन का मतलब टेम्परेचर कांस्टेंट। आइसोथर्मल कंडीशन, आइसोथर्मल कंडीशन का मतलब टेम्परेचर कांस्टेंट, मतलब पीवी इक्वल टू कांस्टेंट लॉ होता है। तो इसमें बल्क मॉडुलस ऑफ, इन दिस केस में बल्क मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी पी के बराबर हो जाता है। ये न्यूटन, ये इलास्टिसिटी में बताए थे। कैसे याद देख भी सकता है, इसको डिफरेंशिएट कर दो तो P इंटू डी वी प्लस बी इंटू डी पी इक्वल टू 0। तो P इक्वल टू माइनस डी पी डिवाइडेड बाई माइनस डी वी बाई बी, ऐसा। तो ये वाला चीज बल्क मॉडुलस होता है, तो बल्क मॉडुलस P के बराबर हो गया। ये ऑलरेडी किया हुआ है, फिर से एक बार कर दी तो ऐसा हो जाता है। तो वेलोसिटी ऑफ साउंड का फॉर्मूला हो जाएगा रूट पी बाई रो, जो कि एक्सपेरिमेंटल रिजल्ट से मैच नहीं करता। पी को बोलते हैं एक्सेस प्रेशर, मुंह से जो बोल के डिस्टर्ब की हवा को, वही वाला एक्सेस प्रेशर। इससे जो वैल्यू मिलेगा, दिस वैल्यू डज नॉट मैच्ड विद एक्सपेरिमेंटल रिजल्ट। एक्सपेरिमेंटल रिजल्ट से थोड़ा कम आ जाता है इससे कैलकुलेट करने पे वैल्यू, इसलिए लैपलेस ने करेक्शन किया, उसको बोलते हैं लैपलेस करेक्शन। एक लाइन और बोलेंगे, बस खत्म होने वाला है, नोट कर लो, फिर आगे चर्चा करेंगे। इसके बाद लैपलेस साहब ने करेक्शन किया, तो उसको बोलते हैं, ये 9th में भी पढ़ा होगा, 9th 10th में लैपलेस करेक्शन, या 8th में, 8th के बुक में तो है, हम देखे एसएससी वाले। 9th वाले में लैपलेस करेक्शन क्या है, इन्होंने माना जब डिस्टरबेंस पैदा करते हैं, साउंड प्रोपेगेट करता है, तो सिस्टम जो ऑसिलेटिंग सिस्टम है, उस सिस्टम से ना हीट जो है, हीट ट्रांसफर नहीं होता है, प्रेशर वॉल्यूम टेम्परेचर सब चेंज कर सकता है, तो उसको बोलते हैं एडियाबैटिक कंडीशन। इन्होंने बोला एडियाबैटिक कंडीशन के तहत प्रोपेगेट करता है, इसके लॉ होता है पीवी टू द पावर गामा इक्वल टू कांस्टेंट। गामा को बोलते हैं स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट प्रेशर बाय स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट वॉल्यूम। ये गामा कहलाता है एडियाबैटिक इंडेक्स, एडियाबैटिक इंडेक्स कहलाता है गामा। गामा इज नोन एज एडियाबैटिक इंडेक्स। सीपी कहलाता है स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट प्रेशर, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट प्रेशर। और सीबी कहलाता है स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट वॉल्यूम, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट वॉल्यूम, कैपेसिटी एट कांस्टेंट वॉल्यूम, एट कांस्टेंट वॉल्यूम, ये कहलाता है सीपी और सीबी। तो अब क्या करना है हम लोग को, लैपलेस साहब ने बोला एडियाबैटिक प्रोसेस का, इसका मतलब होता है कि हीट ट्रांसफर नहीं होता, क्यू को हीट ट्रांसफर बोलते हैं, नो हीट ट्रांसफर। तो इस कंडीशन में जो है हम लोग, इन दिस कंडीशन, एडियाबैटिक कंडीशन में जो बल्क मॉडुलस है उसका वैल्यू हो जाता है गामा टाइम्स ऑफ पी। तो वेलोसिटी ऑफ साउंड का तब फॉर्मूला बदल के हो जाएगा, बल्क मॉडुलस की जगह गामा पी बाई गामा पी डाल देंगे, अब बाई रो तो होता ही था। तो ये वाला फॉर्मूला करेक्ट फॉर्मूला, दिस इज द करेक्ट वन। और इससे जो है वैल्यू एक्सपेरिमेंटल रिजल्ट को मैच कर जाता है। अब आइडियल गैस लॉ में, आदर्श गैस लॉ, पीवी इक्वल टू एनआरटी का नाम सुना होगा। एन को बोलते हैं नंबर ऑफ मोल्स, एन को बोलते हैं नंबर ऑफ मोल्स। तो नंबर ऑफ मोल्स को निकालते हैं मास इन ग्राम बाय मोलिकुलर मास
जितना मोल आप, जितना ग्राम मास लीजिएगा गैस का डिवाइडेड बाय उसका मोलिकुलर मास। पीवी इक्वल टू ऐसे भी लिख सकते हैं इसको। अब ये इस वाले वॉल्यूम को नीचे ले आए, एम को वहां ले जाए, ये पीएम बन गया प्राइम मिनिस्टर, एम बाई बी डेंसिटी बन जाएगा गैस का। इतना सा गैस लेके आप विचार कर रहे हैं मान लीजिए सिस्टम में, ये मास एम मास हुआ गैस का, अब वॉल्यूम भी हुआ, तो यही एम बाई बी को डेंसिटी बोल रहे हैं। तो ये बन जाएगा पीएम इक्वल टू प्राइम मिनिस्टर आर रोटी। तो प्राइम मिनिस्टर आर रोटी को आइडियल गैस लॉ बोलते हैं। आइडियल गैस लॉ क्या हो गया? प्राइम मिनिस्टर आर रोटी, दिस इज द आइडियल गैस लॉ। प्राइम मिनिस्टर आर रोटी, दिस इज द आइडियल गैस लॉ। नोट कर ले। तो तुम पी बाई रो के जगह पे यहाँ पे डाल सकते हो आर टी बाई एम। तो पी बाई रो के जगह पे टेम्परेचर के स्टाइल में भी लिख सकते हो आर टी बाई एम। तो पी बाई रो के जगह पे आर टी बाई एम डाल देंगे तो ये बन जाएगा रूट अंडर गामा आर टी बाई एम। यहीं पे लिख देते हैं, हर जगह लिखेंगे कितना, तो एक जगह रहेगा तुमको याद हो जाएगा। तो इसी को ऐसे भी लिख सकते हैं आइडियल गैस की मदद से, क्योंकि आइडियल गैस हो गया प्राइम मिनिस्टर आर रोटी। याद हो गया होगा तुमको, प्राइम मिनिस्टर आर रोटी। तो पी बाई रो को बोलते हैं आर टी बाई एम, तो गामा आर टी बाई एम हो गया ये फॉर्मूला। तो टेम्परेचर बढ़ा दोगे तो वेलोसिटी ऑफ साउंड बढ़ जाएगा, ये एग्जाम में पूछेगा जी, इसलिए सुन लो। टेम्परेचर बढ़ा देंगे तो वेलोसिटी ऑफ साउंड बढ़ जाएगा, जाड़ा के बदले गर्मी के दिन में ज्यादा तेज से जाएगा। और प्रेशर बढ़ा दोगे तो बढ़ जाएगा? नहीं, प्रेशर बढ़ाने से डेंसिटी भी बढ़ जाता है अगर टेम्परेचर नहीं चेंज कर रहे हैं। अगर प्रेशर ज्यादा बढ़ाइएगा तो गैस का डेंसिटी भी बढ़ जाएगा, डेंस हो जाएगा गैस। तो दोनों का रेशियो कांस्टेंट होता है, इसलिए प्रेशर बदलने से वेलोसिटी ऑफ साउंड पे कोई असर नहीं पड़ेगा। टेम्परेचर नहीं बदलना चाहिए, खाली प्रेशर बदलना चाहिए। तो कीपिंग द टेम्परेचर कांस्टेंट, if pressure is changed then density also changes such that the ratio p by rho remains constant, so velocity of sound remains constant. तीसरी बात, ह्यूमिडिटी की बात करें तो जो वेपर वाटर वेपर होता है उसका डेंसिटी कम होता है ड्राई एयर से, है कि नहीं? तो अगर जो है मॉइस्ट एयर लीजिएगा, जैसे ड्राई एयर है और बारिश हो गई, मॉइस्ट एयर बन गया, उसमें वाटर वेपर थोड़ा रहता है तो उसका डेंसिटी कम हो जाता है ड्राई एयर की तुलना में। डेंसिटी कम हो जाएगा जिसका मॉइस्ट एयर का, तो वेलोसिटी ऑफ साउंड ज्यादा हो जाएगा। मतलब सूखा हवा है, गर्मी का दिन है, जितना तेज से साउंड सुनाई पड़े, बारिश हो गई और तेज से सुनाई पड़े, डेंसिटी कम हो जाने से साउंड ज्यादा हो जाता है। तो तीन चीज बताए साउंड में। एक बताए हम टेम्परेचर बढ़ने से वेलोसिटी ऑफ साउंड बढ़ जाता है, एक बताया प्रेशर बदलने से वेलोसिटी ऑफ साउंड पे कोई असर नहीं पड़ता है, एक बताया कि मॉइस्ट एयर में वेलोसिटी ऑफ साउंड बढ़ जाएगा, डेंसिटी कम हो जाएगा मॉइस्ट एयर का, दैट इज व्हाई वेलोसिटी ऑफ साउंड इंक्रीजेस। समझ में आई बात? यस और नो? अभी जो बोले वो समझ में आया? हाँ या ना बोलेगा? पूछते हैं हम, लिखता है इमली। हो गया खत्म क्लास, इतना ही है, जाइए जो क्लास करना आप कीजिए। ये लास्ट वाला चीज था इसलिए नहीं छोड़ रहे थे। ठीक, कंप्लीट हो गया। थैंक यू फॉर द कोऑपरेशन, यू कैन गो नाउ फॉर योर नेक्स्ट क्लास।